फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है किसान आंदोलन की नई दिशाएं, सरकारी हिंसा या सत्ता संरक्षित हिंसा और लोकतंत्र। छब्बीस जनवरी को जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया कि और ये ऐलान उन्होंने काफी दिन पहले कर दिया था, तो उनके ट्रैक्टर मार्च के ऐलान को लेकर सब लोगों के मन में शंका थी। पिछले 2 महीने से केंद्र सरकार ने हैवी प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ था अपने तमाम किस्म के गिरोहों के जरिए कि इन किसानों के साथ तो जनता नहीं है, ये चंद किसान हैं। तो कल के ट्रैक्टर मार्च का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये कि ये मिथ जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने गढ़ा था कि किसान मुट्ठी भर किसान हैं और इनके साथ ज्यादा लोग नहीं हैं, तो पहला जो कल के किसान आंदोलन का जो बड़ा अचीवमेंट है वो ये कि नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ जो मिथ, प्रोपेगेंडा में बनाया हुआ मिथ था, वो एकदम गायब हो गया। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि जनता उनके साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी यह बात भी जानते हैं कि जनता किसानों के साथ है, और यही वजह थी कि बड़े पैमाने पर तकरीबन 1.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर, 1.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर मिनिमम 5 लोग, जैसा कि पुलिस ने आदेश दिया था, 5 लोग अगर एक ट्रैक्टर पर हैं तो कई लाख लोग कल दिल्ली में दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एंटर किए किसानों के समर्थन में, और तकरीबन ऐसे लोगों की संख्या 7-8 लाख से ऊपर थी। तो ये चीज तो बड़ी उपलब्धि है, और ये किसान आंदोलन का नया डायमेंशन है कि किसान आह्वान करें तो वे किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्शन में, केंद्रीय एक्शन में हिंदुस्तान के लाखों किसानों को एक साथ उतार सकते हैं और संगठित ढंग से और पीसफुली उतार सकते हैं। और यह साधारण बात नहीं है। किसान आंदोलन के साथ में विपक्ष नहीं है, किसान आंदोलन के साथ में सरकार नहीं है, किसान आंदोलन के साथ में न्यायपालिका नहीं है। किसान सिर्फ अपने बलबूते पर सारा का सारा आंदोलन संगठित कर रहे हैं। मैं लगातार एक बात रिपीट कर रहा हूं, किसान 6 जून लास्ट ईयर से आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया गलत कह रहा है कि किसानों ने आंदोलन सितंबर में शुरू किया। मीडिया बार बार, और मीडिया में जो लोग, बहुत सारे लोग जो अभी इंडिपेंडेंट, जो अपने वेब चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, वे लोग भी मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को। किसान 6 जून से आंदोलन कर रहे हैं, और यह 6 जून का आंदोलन आज एकदम राष्ट्रीय हकीकत बन गया है। आज नरेंद्र मोदी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि किसान आंदोलन चंद लोगों का आंदोलन है। किसान आंदोलन आड़तियाओं का आंदोलन। अरे आड़तियों के पास में इतने ट्रैक्टर हैं क्या? आड़तिया ट्रैक्टर खरीदते, आड़तियों के पास में गाड़ियां हैं। 1.5 लाख से अधिक ट्रैक्टरों का दिल्ली में आना और मार्च करके लौट जाना। तकरीबन 8 लाख से अधिक लोग दिल्ली मार्च करके अपने अपने घरों को लौट गए। पुलिस के लोगों को कहीं किसी को भी एक जगह पानी नहीं पिलाने की जरूरत पड़ी। कल जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मैं पहली चीज जो अंडरलाइन करने की, जिसको कि पूरा का पूरा मीडिया छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कि कल की जो ट्रैक्टर रैली थी वो ऐतिहासिक ही नहीं, वो सारी दुनिया के इतिहास में माइलस्टोन रैली थी। सारी दुनिया में कहीं पर भी, इवन जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे हैं, वहां पर भी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। मैं इतने दिन कलकत्ते में रहा हूं, 3 दशक तक मैं कलकत्ते में रहा हूं।
मैंने इतनी विशाल रैली किसानों की और वो भी ट्रैक्टर रैली मैंने कभी नहीं देखी। कलकत्ते में 20-20, 25-25, 15-15 लाख की परेड ग्राउंड पर मीटिंगें हुई हैं, लेकिन इतनी संगठित रैली जिसमें कि 300-300 किलोमीटर, 250-250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से चल चल के लोग अपने पैसे से आ रहे हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन है इसमें, ये बहुत मूल्यवान पार्टिसिपेशन है। तो किसान आंदोलन के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो बन रही थी, उस पॉजिटिव इमेज को डिमेज करने की कोशिश हो रही है, जो कि हो नहीं सकती। किसान आंदोलन ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है सारी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए। वो मैसेज क्या है? जिससे कि सरकार की चूल्हे हिली हुई हैं। आप कल्पना कीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में यह डिमांड कर रहा था कि ट्रैक्टर रैली पर पाबंदी लगाने के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी करे। वही नरेंद्र मोदी का पुलिस कमिश्नर मजबूर हुआ कि उसने ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी 2 दिन के अंदर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नसें और उनमें दर्द पैदा कर दिया है। ये जो करिश्मेटिक लीडर था और ये जो जादुई व्यक्तित्व था, ये जादुई व्यक्तित्व एकदम तार तार होकर खत्म हो चुका है। वही दिल्ली पुलिस घुसने की परमिशन नहीं दे रही थी, रैली की परमिशन नहीं दे रही थी पिछले 2 महीने से, और उसने ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी, मजबूर होकर दी। वो क्या शर्तें थी, ये अलग बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल किसानों की ये सिंबॉलिक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। और राजनीतिक जीत मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसानों के साथ और हिंदुस्तान की जनता के साथ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े हुए हैं। किसानों ने उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में नरेंद्र मोदी को परास्त किया है। और ये जो मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो नरेंद्र मोदी मास्टरी उन्होंने हासिल की है, उस नरेंद्र मोदी के मनोवैज्ञानिक युद्ध की उन्होंने एकदम जड़ों में मट्ठा डाल दिया है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में किसानों में एक ही मैसेज है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। जिस नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया मीडिया में और प्रोपेगेंडा में खर्च किया, यह मैसेज देने के लिए कि वो जनहितैषी है। किसान आंदोलन ने 60 दिन जो अभी दिल्ली के बॉर्डर पर अपना डेरा डाला है, और जो 6 जून से जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी लास्ट ईयर 2020 से, उस 6 जून 2020 से शुरू हुई मुहिम ने दूसरा बड़ा काम क्या है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग के लिए डाला गया था, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा हुआ है हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ। हमारे बहुत सारे दोस्त समझने की कोशिश नहीं कर रहे इस चीज को। किसानों ने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में नरेंद्र मोदी की इमेज, एक फौलादी इमेज थी उसकी, उस फौलादी इमेज को एकदम तार तार करके फेंक दिया है। नहीं तो आप सोचिए, नरेंद्र मोदी का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले किसान ट्रैक्टर रैली को बैन करने की डिमांड करता है, और वही गवर्नमेंट और उसका पुलिस कमिश्नर 2 दिन बाद परमिशन देता है। क्या घट गया इस बीच में? सिर्फ एक चीज घट गई, सिर्फ एक चीज परिवर्तित हुई, वह थी नरेंद्र मोदी के नसों में दर्द। किसान आंदोलन का हम नहीं जानते उनके नेता कौन है, कोई नहीं जानता उनके नामों को। किसानों ने तो साफ कहा था, हमने सूचना दी है, हम परमिशन नहीं लेंगे। सरकार मजबूर थी, सरकार गई उनके दरवाजे पर किसानों के पास, किसान नहीं गए पुलिस हेडक्वार्टर। सरकार आंदोलनकारी नेताओं के पास गई
और मजबूर हुई ये बताने के लिए कि हम आपको परमिशन देते हैं। इसलिए ये जो मनोवैज्ञानिक युद्ध, पहली समस्या क्या है कि जब एक आपके सामने एक क्रूर और बदनाम शासक हो तो उसके खिलाफ में पहला अस्त्र है कि उसको मनोवैज्ञानिक जगत में पछाड़ा जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की अभी लड़ाई किसानों की दुनिया में हो रही है और किसानों की दुनिया में नरेंद्र मोदी की इमेज एकदम नष्ट की जा चुकी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मांगे भी मानी जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन मांगे तब मानी जाएंगी ना नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को आप तोड़ देंगे। यह जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर, जनता के खिलाफ में खुले युद्ध की घोषणा, विभिन्न किस्म के प्रोपेगेंडा के जरिए, विभिन्न किस्म के ऐप के जरिए, विभिन्न किस्म की योजनाओं के जरिए जो नरेंद्र मोदी ने की हुई है, उन योजनाओं में जो मनोवैज्ञानिक युद्ध अंतर्निहित है, उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को किसानों ने सही ढंग से पकड़ा है। और कैसे पकड़ा है? तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पर, किसान सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, संसद में जाओ। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, कानून वापस लो। वो दूसरी बात नहीं कह रहे। नरेंद्र मोदी को 36 तरह की बातें बोलनी पड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी कंप्लीट कंफ्यूज पड़े हुए हैं। अभी कानून बना दिया है लेकिन उनके हाथ में नहीं है। अब एक जमाना था नरेंद्र मोदी के पेशाब से चिराग जलता था। वह जिस दिन सत्ता संभाली उन्होंने तो हालत यह थी कि वो कुछ भी बनाते थे, कुछ भी करते थे, हर जगह क्लिक होता था। लगातार किसान कह रहे हैं, हर नेता कह रहा है कि मैंने तो मोदी को वोट दिया था। मोदी की तीसरी सबसे बड़ी पराजय कि जो किसान नेता उनके लिए 2019 के वोट में कैंपेन कर रहे थे, आज वे जमीन पर खड़े हुए उनके खिलाफ प्रतिवाद कर रहे हैं। इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए आप लोग। मेरे जैसे लोग जो डिजिटल एक्टिविस्ट हैं और डिजिटल पर ही रहते हैं, मेरी अपनी एक सीमा है। मेरे जैसे लोगों को जितनी इस आंदोलन की डिजिटल पर रह के सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वो खुल के करनी चाहिए, एकदम निडर भाव से करनी चाहिए। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके इस साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट है और उपकरण है। तो मैं तो पर्सनली आप लोगों की तरफ से भी, जो लोग सुन रहे हैं मुझे और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी तरफ से भी किसान आंदोलन को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक युद्ध में परास्त किया है। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। किसानों को 60 दिन में क्या मिला? किसानों ने 60 दिन में जो चीज हासिल की है, आप उसे बिना आंदोलन के अगले 10 साल में हासिल नहीं कर सकते थे। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र की जो सेवा की है पिछले 60 दिन में, दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन चालू करके, भूख हड़ताल चालू करके, डेरा डाल के, साठ दिन पहले तक यह था कि नरेंद्र मोदी अब कभी नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस 60 दिन के हजारों किसानों के परिश्रम ने और कुर्बानी ने, जिसमें 160 से अधिक किसान मर चुके हैं, इस कुर्बानी ने पहला बड़ा काम किया है जिसको कि बहुत सारे विपक्ष के नेता मिलकर नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा था और आज नरेंद्र मोदी को बिल्कुल मिट्टी में गाड़ दिया है इन्होंने। मैं क्यों कह रहा हूं मिट्टी में गाड़ दिया है? नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है, अमित शाह में इतना साहस नहीं है कि वे बॉर्डर पर जाएं और किसानों से कहें कि आप उठिए, आपकी सब बात मानेंगे हम। किसानों से मिलने ही नहीं जाना चाहते। नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल में बार बार कह चुका हूं,
पिछले 6 साल में हजारों किसान मर गए कर्ज में डूब के। ये हजारों किसान वे जो कि जिनकी आत्महत्या पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी आत्महत्या करके मरे हुए किसान के घर नहीं गए। मीडिया इसको नरेंद्र मोदी की जो एक प्रोपेगेंडा इमेज है उसके अंदर छुपाता रहा, लेकिन आज वो इमेज एकदम चूर चूर होकर एकदम नेकेटली सामने आ चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने 160 से अधिक किसान मर चुके हैं, बॉर्डर पर मर चुके हैं दिल्ली के। किसान अभी भी पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की है और नरेंद्र मोदी आगे भी बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें मुंह खानी पड़ेगी। उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। उसका कारण यह है कि किसानों में बहुत गहरी निष्ठा है अपने अधिकारों को बचाने को लेकर, और यह गहरी निष्ठा ही हम सबकी और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई विचार क्यों ताकतवर बनता है, कोई आंदोलन क्यों ताकतवर बनता है? जब आंदोलन करने वाली जनता और आंदोलन करने वाला नेतृत्व अपने विचारों के प्रति आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो, अपने विचारों के लिए जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। किसान अपने अधिकारों के लिए जान की कुर्बानी दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। डेली 2 किसान और उससे अधिक किसान मर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में, किसानों के विचारों में, किसानों की आइडियोलॉजी में इससे ताकत आएगी। अब तक हमने जो आंदोलन देखे ना वो सिंबॉलिक होते थे। एक दिन का धरना हुआ, एक दिन की हड़ताल हुई। हमने कभी ऐसे आंदोलन देखा ही नहीं जिसमें कि लगातार लोग मर रहे हैं और फिर भी लोग बैठे हुए हैं। कोई मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं। आज स्थिति यह है, जान लीजिए आप लोग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3.5 राज्य तो इन किसानों के पीछे एकदम गोलबंद होकर खड़े हैं। हम एक सामान्य सा अनुरोध करते हैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से, वो इन तीनों राज्यों में कहीं पर भी अपनी एक मीटिंग करके दिखा दें। चैलेंज है ये किसान आंदोलन ने मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो परास्त किया है जनता के लेवल पर। किसानों की सरकार नहीं है हरियाणा में, लेकिन किसान जनता के दिलों पर राज करते हैं। नरेंद्र मोदी और खट्टर राज नहीं करते। आप पूछते हैं कि किसान आंदोलन की उपलब्धि क्या? अरे किसान आंदोलन की उपलब्धि है कि उन्होंने जनता के दिल को जीता है। मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ पढ़ाई की है। मैंने सैकड़ों आंदोलनों के डिटेल्स पढ़े हैं, लेकिन इतना विशाल, इतना जन शिरकत वाला और इतना मतलब अहिंसक आंदोलन विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कैसे ये घटना घटी ये तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे तो और बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि किसानों ने एक जो फौलादी एकता का प्रदर्शन किया है, वह फौलादी एकता साधारण चीज नहीं है। जो 1.5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर दिल्ली आए और रैली करके लाखों किसान अपने घर चले गए। अब आप सोचिए, ट्रेन बंद है, बस बंद है। ट्रेन अगर नॉर्मल चालू होती तो दिल्ली में कितनी भीड़ होती, आप कल्पना कीजिए। सारे देश से भीड़ होती, संभाल नहीं पाती सरकार। किसान आंदोलन की नई दिशा यह है कि किसान आंदोलन को अभी बहुत दूर जाना है। मैं किसान आंदोलन के नेताओं से बहुत ही हृदय से यह गुजारिश करना चाहूंगा, जो 1 फरवरी को जो उन्होंने संसद चलो का जो आह्वान
प्लान करने के बारे में सोचा है और जिसके बारे में चर्चा वो करने वाले हैं। मेरा निजी तौर पर यह सुझाव है, किसी भी किस्म की मास एक्शन की एक्टिविटीज दिल्ली की तरफ ठेली नहीं जानी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। किसानों को, संसद को मैसेज देना है तो किसान विपक्ष के लोगों को फोर्स करें, विपक्ष ये जिम्मेदारी ले। किसानों के जो 40 नेता हैं, वे 40 नेता अपना मेमोरेंडम लिखें और पहले दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, इन तीनों को जाके दें और वे विपक्ष के सभी नेताओं को दें और विपक्ष से अनुरोध करें कि वह संसद चलने न दे। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी को जनता के आधार पर चलना चाहिए, जनता के प्रेशर में चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अभी प्रेशर सुनने के लिए तैयार नहीं, अभी साइकोलॉजिकल लड़ाई में वो अभी टूटे हैं। अभी जमीन पर तोड़ना है उनको, संसद में तोड़ना है उनको। और संसद में तोड़ने का एक ही तरीका है कि जो विपक्ष के जो सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, वो सारे सांसद अपने दलीय मतभेद भुला के वो राज्यसभा, लोकसभा में इंडेफिनेट पीरियड के लिए बैठे, निकले नहीं वहां से। यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कोई हिंसक लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए डेमोक्रेटिक जो राइट्स अर्जित करने के जो तरीके हैं, आंदोलन के तरीके, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की तो नींद हराम कर दी है किसान आंदोलन ने। नरेंद्र मोदी अभी कोई दूसरी चीज नहीं सोच सकते। वो चाहे जितना कोशिश करें डाइवर्ट करने की, वो नहीं सोच सकते। तो किसान आंदोलन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि आप और ज्यादा लोगों को संगठित कीजिए, और ज्यादा चेतना संपन्न कीजिए। क्योंकि यह मामला इतनी जल्दी सिलटेगा नहीं। अब एक अन्य पहलू जिस पर कि हम सबकी नजर है, कल ट्रैक्टर रैली, जिस पर कि एक सहमति बन गई थी कि 12 से 5 के बीच में ट्रैक्टर रैली होगी और उसमें पहले ट्रैक्टर पर जो किसान नेता हैं वो रहेंगे। पुलिस और किसान नेताओं के बीच में यह सहमति थी। सवाल यह है कि ये सतनाम सिंह पन्नू, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो नेता हैं, ये दीप सिद्धू और ये लखा सिधाना, इन 3 लोगों को पुलिस ने 12 बजे के पहले कैसे दिल्ली में एंटर करने दिया? इन 3 लोगों के संगठनों को कैसे एंटर करने दिया? स्थिति इतनी बदतर है कि पुलिस जो है जानती है इस बात को कि दीप सिद्धू दिल्ली में ही कहीं था और वह दिल्ली में ही उसने मोबिलाइज करके किसी औने कोने अली गली से निकल के और अपना जो है ना वो पूरा तिकड़म भिड़ाई। नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो ये, या तो आप बिकने के लिए तैयार हो और अगर आप बिक नहीं सकते तो आपको हिंसा के जरिए बदनाम किया जाएगा। शाहीन बाग आंदोलन में वो ये ट्रिक्स इस्तेमाल कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल ग्राफ पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर टिका हुआ है। कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं रहा नरेंद्र मोदी का पूरी लाइफ में।
नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आप उठा के देखिए, जितने भी समिट किए जिसमें के पूंजीपतियों को बुलाया, उस समिट के बाद में कितने पैसे का निवेश हुआ। आप उठा के देखिए गुजरात की एजुकेशन को, स्थितियां कितनी बदतर हैं आप समझिए। इस एक उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कि ये पूरी तरह से डिसमेंटल करने में लगे हुए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां शिक्षकों की 200 पदों पर नियुक्ति पर सीधे रोक लगा दी, क्योंकि सरकार रोस्टर लागू किए बिना सीधे अपॉइंटमेंट करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए किसी भी किस्म का कानून ठेंगे पर। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि बिना रोस्टर इंप्लीमेंट किए हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट नहीं करने देंगे। अब आप सोचिए, आप नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है। एक नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर, एक नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। जो लोग मुग्ध हैं नरेंद्र मोदी के इस विकास के मॉडल को लेकर, वे सामान्य सा एक पक्ष देखने के लिए तैयार नहीं है। वो जाएं गुजरात के विश्वविद्यालय में और जाके देखें कि वहां कितने पोस्ट खाली हैं। 60% से अधिक पोस्ट वहां के कॉलेज और विश्वविद्यालय में खाली हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों नरेंद्र मोदी की आरती उतारने में लगे हुए। किसानों की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, उन्होंने क्या किया है, नरेंद्र मोदी का जो विकास का जो मॉडल है, उस विकास के मॉडल को आइडियोलॉजिकली तार तार करके रख दिया है। नरेंद्र मोदी को यह डिफीट पसंद नहीं थी कि वो किसानों को डर के रैली की अनुमति दे। नरेंद्र मोदी जानते थे किसान जब कह रहे हैं कि वो निकलेंगे तो निकलेंगे, वो रोक नहीं सकते। तो उन्होंने एक दूसरी चाल चली, और दूसरी चाल क्या थी कि ये सतनाम सिंह पन्नू, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, हम सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि जब सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन 2019 में उनकी सरकार ने प्रतिबंधित किया, तो उस संगठन के सदस्य पुलिस की नॉलेज में, मौजूदगी में कैसे दिल्ली में आए। पुलिस की नॉलेज में वो कैसे धरना पर पहुंच रहे हैं, और पुलिस की नॉलेज में वो कैसे हथियारों को लेकर आए। पुलिस साधारण सी चीज रोक नहीं पा रही है। कल्पना कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, नरेंद्र मोदी किस आग से खेल रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी सबक है। नरेंद्र मोदी सीख लें इसे। आप याद कीजिए, भिंडरावाले को बॉम्बे से चले थे भिंडरावाले ट्रक में सवार होकर, और मिसेस गांधी का संरक्षण था उनको। और वो अमृतसर तक गए थे अनचैलेंज, और एक पेटी गेम कांग्रेस खेलना चाहती थी भिंडरावाले के जरिए। वो क्या था कि अकालियों को कैसे कमजोर किया जाए और पंजाब की सत्ता हासिल की जाए। क्या रिजल्ट निकला? भिंडरावाले को कंट्रोल कर पाई कांग्रेस? जी नहीं। इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजीव गांधी अपने जमाने में लिट्टे के लिए हर तरह की मदद मुहैया कराते रहे, क्योंकि उनको श्रीलंका में अपनी पॉलिटिक्स सेटल करनी है। क्या लिट्टे को कंट्रोल कर पाए? लिट्टे के लोगों के हाथों ही राजीव गांधी की हत्या हुई, और भिंडरावाले के लोगों के हाथों ही, उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित लोगों के हाथों ही मिसेस गांधी की हत्या हुई। अगर सिख फॉर जस्टिस के लोगों को, अगर वे प्रतिबंधित हैं और वे खालिस्तान के समर्थक हैं, तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करते। क्यों नहीं की उन्होंने? आश्चर्य की बात है कि एक संगठन प्रतिबंधित है और उसके लोग हथियार लेकर लाल किले तक चले गए। सारे नेट पर वीडियो है उसका, सारे नेट पर मैसेज है उसका, ट्विटर हैंडल पर मैसेज है। सरकार ने अभी तक
सतनाम सिंह पन्नू और दूसरे लोगों को, जो लोग इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में जो जुड़े हुए हैं, ट्विटर से उनके अकाउंट विदहेल्ड करने के लिए, रोकने के लिए आज तक अनुमति नहीं, रिक्वेस्ट नहीं की उनसे। ये सरकार उन लोगों से लड़ना चाहती है जो खालिस्तान समर्थक हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी में आतंकवादियों से लड़ने की क्षमता ही नहीं है। अगर क्षमता होती, मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता अगर वो सिख फॉर जस्टिस के एक भी व्यक्ति को पकड़ के गिरफ्तार करके पहले बंद करते। नरेंद्र मोदी ने संगठन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन संगठन के लोग मस्त घूम रहे हैं। वो अमृतसर में भी घूम रहे हैं, वो दिल्ली में भी घूम रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल्स का बनाया गया है, जो जब भी मौका आता है, जब भी जरूरत पड़ती है, तो वे हथियार लेके उतर जाते हैं। कहीं वो दंगे के रूप में, कहीं वो क्रिमिनल एक्ट के रूप में, कहीं वो इस तरह के एंटी सोशल एक्ट के तौर पर, जैसा कि उन्होंने कल जो है किया। सब लोग जानते हैं। हाँ। यूपी में क्रिमिनल्स को एनकाउंटर करके मार रहे हैं, ठीक। ये मालवा कहां है? ये लखा सिधाना कहां अपनी पॉलिटिक्स करते हैं? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनकी? सरकार जानती है अच्छी तरह से। अरे आप एनकाउंटर करके नहीं मारे, लेकिन कम से कम प्रिवेंटिव कस्टडी में तो ले सकते थे आप उसे, कि ये क्रिमिनल है, इसे हम नहीं बैठने देंगे। साधारण से किसानों को, जो कि ईमानदार लोग थे, ऑनेस्ट लोग थे, जो कि निरस्त्र थे, सिर्फ ट्रैक्टर से आ रहे थे, रैली करके आ रहे थे। 25-26 नवंबर को जो किसान पंजाब से आ रहे थे, उन किसानों को तरह तरह से उत्पीड़ित किया गया और परेशान किया गया, घुसने से रोका गया। लेकिन दीप सिद्धू को, लखा सिधाना को, सतनाम सिंह पन्नू के लोगों को तो सरकार ने कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं पीटा। एक और चीज है, बहुत दिलचस्प है, जो डिटेल्स आए हैं वो बहुत ही मतलब पीड़ादायक हैं। डिटेल्स क्या है? डिटेल्स ये है कि पुलिस के तकरीबन 300 से अधिक कांस्टेबल, उसमें हो सकता है कुछ थानेदार भी हों, वो घायल हुए हैं कल। मेरा पुलिस से पलट के सवाल यह है कि ये जो पन्नू, ये दीप सिद्धू, ये लखा सिधाना, इनके गैंग के कितने लोगों को पुलिस ने घायल किया? इनका एक भी आदमी घायल नहीं हुआ। गजब सरेंडर है भाई। एक जमाने में कपिल मिश्रा को एकदम प्रोवोकेटर की तरह इस्तेमाल किया गया और दिल्ली में दंगे संगठित किए गए। और अब दंगे नहीं हो सकते थे तो एक इवेंट तो बनाया ही जा सकता है ना। तो इवेंट बनाया गया, तो इसमें चोट लगी किसके? पुलिस के। सतनाम सिंह पन्नू के गिरोह को घायल नहीं कर पाई पुलिस। सतनाम सिंह पन्नू ने नहीं कहा कि उनके 5 लोग घायल हुए हैं। लखा सिधाना ने नहीं कहा कि उनके 10 लोग घायल हुए हैं। दीप सिद्धू का जो गैंग था उसने नहीं कहा कि उनके 15 लोग घायल हुए हैं। उनका कोई आदमी घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के 300 से अधिक लोग घायल हो गए। तो सरकार समर्थन क्या होता है? सरकार का समर्थन यह है कि पुलिस पिटेगी, हमारे गुंडों से पुलिस पिटेगी। पुलिस के लोगों को सबक लेना चाहिए इससे। वो क्रिमिनल होते हैं, चाहे वो जैसे भी हों। यूपी में तो आप ठाए ठाए करके मार रहे हैं। यहां नोटोरियस क्रिमिनल बिल्कुल सामने बैठा हुआ है,
यहां वे बैन ऑर्गेनाइजेशन के लोग सरेआम हथियार लेकर, जुलूस लेकर 12 बजे के पहले 8 साढ़े 8 के बीच में वो बिल्कुल बैरियर तोड़कर, बैरिकेड तोड़कर निकल आए। पुलिस ने कहीं उनको नहीं रोका। पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के ऑफिसर जो बैरिकेड पर लगे हुए थे, किसी को सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? जब किसान नेताओं के साथ में एग्रीमेंट था। हम जानना चाहते हैं क्या 12 बजे के पहले वे जो 40 किसान नेता हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनमें से कोई भी 12 बजे के पहले कोई एक भी ट्रैक्टर लेकर निकला? जी नहीं। किसान नेता बार बार कह रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस रहे हैं और वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती, पुलिस की कोई भूमिका नहीं होगी। पुलिस की खाली भूमिका है कि वो अब योगेंद्र यादव पर, किसान नेताओं पर वो केस करेंगे। कमाल है। योगेंद्र यादव और दूसरे जो 9 किसान नेता जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, ये वे नेता हैं जिन्होंने कि पुलिस के एग्रीमेंट को इन टोटो इंप्लीमेंट किया। मैं निजी तौर पर खुश होता कि पुलिस 2 से नहीं 10,000 लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर देती, जो 12 बजे के पहले बैरिकेड तोड़कर भागे हैं और अंदर आए हैं। मैं समर्थन करता इसका। लेकिन कहीं तो मिली भगत है कि बैरिकेड तोड़कर जो लोग आए उनको आपने आने दिया, उनको उत्पात मचाने दिया, जिससे कि आप इवेंट क्रिएट कर सकें और आप मीडिया में यह इमेज दे सकें कि देखिए किसान आंदोलन हिंसक हो गया है। नरेंद्र मोदी, आप एक बहुत ही गलतफहमी के शिकार हैं। किसान आंदोलन हिंसक तब होता जब जो ऑफिशियली किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वे लोग वायलेंस करते और वायलेंस का आह्वान करते। उनमें से किसी नेता ने, किसी संगठन ने वायलेंस नहीं किया। किसी नेता ने वायलेंस नहीं किया। और यह मैं बात बहुत दावे के साथ और भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरा उस किसान नेतृत्व पर पूरी आस्था है मेरी। मैं किसी को जानता नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उनका जो आचरण है वो उनके राजनीतिक प्रक्रिया में जो उनकी भागीदारी है उससे दिखाई देता है। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस को यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताए कि जिन नेताओं के साथ में एग्रीमेंट हुआ था उन नेताओं ने 12 बजे के बाद रैली शुरू की या 12 बजे के पहले रैली शुरू की। पुलिस क्यों नहीं बताती? पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? 12 बजे के पहले जिन लोगों ने बैरियर तोड़े थे, बैरिकेड तोड़े थे, वे बैरिकेड तोड़ने वाले वे लोग थे जो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये जो पहले था कि संगठित जो हिंसा थी वो बाहर थी, अब संगठित हिंसा जो है वो सत्ता आयोजित कर रही है। और ये जो फिनोमिना है ये बहुत खतरनाक फिनोमिना है। दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है न्यायिक जांच कराई जाए हिंसा की। अरे न्यायिक जांच के लिए सरकार ही कमीशन बना देना, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों गई सरकार। किसी ने रोका है नरेंद्र मोदी को कमीशन बनाने से? दिल्ली दंगों पर जो कमीशन बना था, जो जांच की चीज जो दिल्ली सरकार ने बनाया था, मोदी सरकार ने उसकी रिकमेंडेशन मानी, उसकी फाइंडिंग्स मानी, उल्टा किया। मोदी सरकार की
हिंसा के तथ्यों को जानने में, हिंसा के सत्य को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी रही होती तो शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जो दंगा दिल्ली में हुआ 3 दिन तक, उस पर दिल्ली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी दंगों की जांच के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते, बल्कि आपने उल्टा किया। जिन लोगों के घर जले थे, जिन लोग लुटे थे, जो लोग वहां इलाके में रहते ही नहीं है, लगातार ऐसे दर्जनों लोगों को कोर्ट ने फ्री किया है। पुलिस के जितने भी एविडेंस थे सबको गलत पाया है। कितना आश्चर्यजनक है। नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में से गुहार लगा रही है तरीके से कि आप हिंसा की जांच कराइए। सरकार घोषणा करे, हिंसा की जांच की घोषणा करे, सरकार जाके एविडेंस कलेक्ट करे। और जांच के लिए पहली शर्त है कि अभी जो कमिश्नर है उसे हटाया जाए, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर लगे थे उनको हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। देखिए कितनी जल्दी तथ्य सामने आते हैं। एकदम बर्खास्त किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक है, कमिश्नर के रहते हुए, 24 घंटे की निगरानी के रहते हुए वायलेंस हुआ है। ये गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी को बोल नहीं सकते, हिंसा के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको छुट्टा सांड की तरह छोड़ेंगे हम। और एफआईआर किसके खिलाफ होगी? किसान नेताओं के खिलाफ। हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो लोग एक लाठी लेकर नहीं निकले। किसान नेताओं ने और किसान संगठनों ने जो 1.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में यात्रा के लिए उतारे, उन्होंने उस रूट का, रैली के नियम का अक्षरशः पालन किया। और जो लोग 12 बजे के पहले दिल्ली में एंटर किए, उन लोगों ने कोई रूल्स, रेगुलेशंस, एग्रीमेंट किसी को भी नहीं माना। कौन लोग थे वे वही लोग थे जो संगठित हिंसा के लिए इस देश में तैयार किए गए। जो दूसरी चीज मैं इंफेसिस के साथ में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आज किसी भी किस्म के जन आंदोलन के सामने यह बहुत बड़ी समस्या आई है। सरकार पहले राजनीतिक तौर पर लड़ती थी। मैंने बार बार कहा है, नरेंद्र मोदी में क्षमता हो, वो दिल्ली में रैली करे किसान आंदोलन के खिलाफ में, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी रैली नहीं करेंगे। क्यों डरते हैं वो? क्योंकि रैली में उनका विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स हिंसा और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर टिकी हुई है। और वो हिंसा संगठित हिंसा है। पार्लियामेंट के चुनाव जीतने, मुजफ्फरनगर में दंगे, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं तो दंगे कराओ और फिर बदनाम करो। यह एक बड़ी चुनौती है कि वायलेंस एक संगठित वायलेंस के तौर पर अब सामने आ रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं। और तथ्य सामने है। कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जो कि किसी समय नरेंद्र मोदी के दल का, नरेंद्र मोदी का प्रचार करते रहे हैं। हम सबकी जरूरत है ये, हर स्तर पर संगठित हिंसा को एक्सपोज करें और संगठित हिंसा में शामिल लोगों को एक्सपोज करें। और ये सरकार, मेरी पहली डिमांड है ये, कल की हिंसा के लिए दिल्ली के कमिश्नर को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर दिल्ली के कमिश्नर को पता नहीं था कि हिंसा हो सकती है तो और भी बड़ी भूल होगी ये। दिल्ली के कमिश्नर डायरेक्ट अकाउंटेबल हैं इसके लिए। और अमित शाह तो कुछ दिन पहले मीटिंग ले चुके हैं हेडक्वार्टर में जाके। अमित शाह को यह बताया नहीं गया था कि किस तरह के लोग हैं वहां। अगर जरा सी भी राजनीतिक नैतिकता बची है, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे, तो कायदे से अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उनके दिल्ली में रहते हुए शाहीन बाग आंदोलन के टाइम पर दंगा हुआ और अब फिर दंगा हुआ, हिंसा हुई। और एक बहुत ही पीड़ादायक है।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर सब दिल्ली में रहें और दिल्ली में हिंसा हो। योगेंद्र यादव अगर भाला लेके चल रहे होते तो निश्चित तौर पर योगेंद्र यादव को गोली मार देनी थी, लेकिन आपने तो पन्नू को गोली नहीं मारी, आपने सिद्धू को गोली नहीं मारी, आपने किसी को भी गोली नहीं मारी। और आप बिल्कुल एकदम, आपके पास में पानी भी फेंकने के लिए नहीं था। किसानों पर 2 डिग्री टेंपरेचर में आपने पानी फेंका है। दिल्ली में आपको पानी फेंकने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि आप 8 बजे 8:30 बजे जो लोग बैरिकेड तोड़कर निकल रहे हैं उनको आप एकदम रोक देते और कहते कि जो लोग जाएंगे वो गिरफ्तार होंगे। यह सबसे बड़ा पुलिस का फेल्यूर है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। कोई किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज इसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो पहला एक्शन पुलिस में होना चाहिए। जांच हो, बाकायदा हिंसा की जांच हो, ये जो वायलेंस हुआ है इसकी जांच हो, लेकिन जांच के पहले जो कंसर्न ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटियां थी उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऑफिसर्स अपनी जगह रहेंगे और जांच होगी, तथ्य मिलेंगे आपको? कभी नहीं मिलेंगे। आप ऑफिसरों को सस्पेंड कीजिए, घर बैठाइए, जांच कराइए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन लेती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वो उन सारे ऑफिसर्स को घर बिठाए जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे। ये साधारण गलती नहीं है। किसान नेताओं ने बहुत ही समझदारी और ईमानदारी का परिचय दिया। उन्होंने कल ही जिस समय यह घटना घटी, लोग बैरिकेड तोड़कर गए, किसान नेताओं ने डिसोन किया उन लोगों को। जो भी तोड़फोड़ की घटना हुई उसे डिसोन किया उन्होंने। और रही बात हिंसा की, तो किसान नेताओं ने और किसान जनता ने, किसानों ने दिल्ली में कहीं कोई लूटपाट नहीं की, किसी भी एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई। चोट जिनके लगी वो पुलिस वाले थे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि पुलिस वालों को पिटवाया गया गुंडों से। पुलिस वालों को यह सीखना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को यह सीखना चाहिए कि संगठित गिरोह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, आप कानून का पालन नहीं कर रहे और आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। जरूरत किस बात की है कि आप कानून का पालन करें, सरकार का नहीं। सरकार आएंगी और जाएंगी, एक कानून रहेगा। आपने एक एग्रीमेंट किया था, पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि कोई भी रैली का ट्रैक्टर 12 बजे के पहले नहीं निकलेगा। कोई भी किसान नेता, किसान जनता वो 12 बजे के पहले एंटर नहीं करेगी। वो तीनों चारों जो पॉइंट है वहां से, लेकिन आपने एंटर करने दिया तो पनिशमेंट तो आपके खिलाफ होना चाहिए। अंत में और बहुत जरूरी चीज है ये, और वो ये कि ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन ने लोकतंत्र के लिए ऊर्जा पैदा की है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र का दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र के दुश्मन का व्यवहार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, इसे समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रही। किसान आंदोलन जितना ताकतवर बनेगा, लोकतंत्र का उतना ही विस्तार होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा और नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। और देश के लिए यह बेहद जरूरी है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हों और कमजोर हों। किसानों की आवाज सुन के घर में कांपें, लोकतंत्र मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी का ताकतवर होने का मतलब लोकतंत्र का कमजोर होना, और जो लोकतंत्र एफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो किसान जिन्होंने कल तक नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, आज सारे हिंदुस्तान के किसान एक स्वर से यह महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों का दुश्मन है।
नरेंद्र मोदी बहुत ही मतलब जिसे कहें कि पेटी किस्म के इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और वो पेटी किस्म के इवेंट जो है वो ज्यादा मदद उनकी नहीं करेंगे, ये मैं साफ कह रहा हूं। दिल्ली के दंगे ने, शाहीन बाग आंदोलन ने जो नरेंद्र मोदी की इमेज को चुनौती दी थी और नए नागरिकता कानून को चुनौती दी थी, उसकी रिकवरी उससे नहीं हुई। अगर रिकवरी हुई होती तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है कि वो आसाम में नए नागरिकता कानून को लागू करके दिखा दे। और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन तो अभी और बढ़ेगा। अभी तो गली गली में किसानों के जत्थे घूमेंगे और घूमेंगे। इस बार 26 जनवरी को 8-10 लाख किसान आए। हो सकता है अगले किसी पड़ाव पर 20 लाख किसान हो। क्यों? क्योंकि किसानों का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है, और इसने एक नए लोकतंत्र की संभावनाओं को जन्म दिया है। किसानों के सामने अभी संसद अगर जगी नहीं तो कुछ दिन बाद संसद भी बेमानी हो जाएगी। तो मेरी ये गुजारिश है किसान नेताओं से कि वो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और अपना डेलीगेशन भेजें, प्रतिनिधि जाएं, वो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सबको मेमोरेंडम दें और अनुरोध करें कि कानून वापस लिए जाएं। और विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका, अब उसके सामने चुनौती है संसद की। 2 ऑप्शन है, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। पहला यह कि विपक्ष पूरी कोशिश करे कि संसद की कार्रवाई नहीं होगी, किसान बिल पर पहले बात होगी और विड्रॉ होंगे। अगर सरकार नहीं मानती और बदतमीजी से पेश आती है तो सारे विपक्ष के सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए और किसानों के समर्थन में इस्तीफा देना चाहिए। और इसकी शुरुआत सोनिया गांधी से होनी चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग मिलके अपने इस्तीफे दें। लोकतंत्र की यह पुकार है कि संसद को मूल्यवान बनाओ, अर्थहीन बनाने की कोशिश हो रही है। और संसद को मूल्यवान तभी बनाया जा सकता है जब आप सरकार को मजबूर कर दें। सरकार अगर मजबूर नहीं होती तो संसद में रहना बेकार है। संसद एकदम अर्थहीन है। विपक्ष की राय को, विपक्ष के सुझावों को, सारा विपक्ष यूनाइटेड है इस पे। अब संसद में विपक्ष की जरूरत है, किसानों की नहीं। हम देखना चाहते हैं विपक्ष प्रतिवाद करे, संसद को घेरे, संसद को चलने न दे, सरकार को मजबूर करे, और सरकार न माने तो संसद से इस्तीफा दें, सड़कों पर आए। और वही लोकतंत्र के विकास का आगे का रास्ता खोलने में हमारी मदद करेगी। ये अभी एक जो दूसरा फ्रॉड है, उस फ्रॉड को भी ब्रेक करने की जरूरत है। संसद को इन्होंने एक फ्रॉड बना दिया है, मैनिपुलेशन का एक मंच बना दिया है। संसद को मैनिपुलेशन के मंच से बाहर निकाल के संघर्ष के फोरम के तौर पर क्रिएट करने की जरूरत है। और यहां ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का टेस्ट है, कांग्रेस का टेस्ट है। ये मनमोहन सिंह का टेस्ट है कि वो राज्यसभा में लीड करें और सारे राज्यसभा के एमपी और सारे लोकसभा के एमपी विपक्ष के वो इस्तीफा दें। लोकतंत्र अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जान लीजिए। किसानों का मामला नहीं है ये। अगर आप इस समय नहीं लड़े तो तय मान लीजिए नरेंद्र मोदी आपके भूस भर देगा। सड़कों पर निकलिए और सांसदगिरी छोड़िए, नागरिक बनिए।
और वही एक नया रास्ता खोलेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।